हेलो। चैप्टर नंबर 3 जो आज हम देखने वाले हैं दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। कंपनी के निर्माण से संबंधित जो औपचारिकताएं होती है, जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जिसके बाद कोई भी कंपनी एग्जिस्टेंस में या अस्तित्व में आती है। सो ये जो प्रोसेस है कंपनी के क्रिएशन की, कंपनी के निर्माण की, कंपनी के फॉर्मेशन की, वो हमें इस चैप्टर में देखना है। सो इंट्रोडक्शन देखिए, आपकी नोट्स आपको रेफ़र करना है, आपको आपकी टेक्स्ट बुक देखना है कि एक कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, दैट इज़ इट इज़ ए क्रिएशन ऑफ लॉ। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, आर्टिफिशियल का मतलब कृत्रिम, क्योंकि आप और हम नेचुरल पर्सन कहलाते हैं और कंपनी कोई नेचुरल पर्सन नहीं है। कंपनी जो एक्ट कायदा है, उस एक्ट के अंतर्गत जब आप उस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करते हो, पंजीकरण करते हो, उसके बाद में कंपनी अस्तित्व में आती है, इसीलिए उसको हम आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कहते हैं। सो इट comes into existence when it is registered by following the procedure laid down by the Companies Act 2013। Companies Act 2013 में जो प्रोसीजर दी है, उस प्रोसीजर को फॉलो करके जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, पंजीकरण किया जाता है, उसके बाद कंपनी अस्तित्व में आती है। So formation of a company means registering or incorporating a company with the registrar of companies in the state where the company's registered office is to be located। जिस स्टेट में कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेट किया जाना है, जहाँ पे स्थित रहेगा, उस स्टेट के आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को, के पास जाकर जब आप अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन कराते हो, ठीक है, तो तब आपकी कंपनी का जो है वो फॉर्मेशन होता है, उसको कंपनी का फॉर्मेशन कहा जाता है। और जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के बारे में ऐसा है कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी इट इज़ द अथॉरिटी एज पर द कंपनीज एक्ट विच कैन इनकॉर्पोरेट कंपनीज। आरओसी कौन है? आरओसी कंपनीज एक्ट के द्वारा ऑथोराइज्ड, अधिकृत एक अधिकारी है, एक ऑफिस है, जहाँ पर कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। उसके बाद कि बेस्ड ऑन मिनिमम नंबर ऑफ प्रमोटर्स। सो आपकी कंपनी में कितने प्रमोटर्स है, कितने प्रवर्तक है, वो लोग जो कंपनी की स्थापना करते हैं, जो कंपनी की फॉर्मेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनको प्रमोटर्स कहा जाता है, प्रवर्तक कहा जाता है। जिन्होंने कंपनी की कल्पना की, उस व्यापार की कल्पना की जो वो करना चाहते हैं, और उसके लिए उन्होंने इनिशिएशन लिया, उन्होंने उसके लिए पहल ली, और कंपनी की स्थापना के लिए प्रयत्न जो करते हैं, उनको प्रमोटर्स कहा जाता है। तो नंबर ऑफ प्रमोटर के आधार पर तय होता है कि वो कंपनी पब्लिक कंपनी कहलाएगी, प्राइवेट कंपनी होगी, या फिर वन पर्सन कंपनी होगी। सो प्रमोटर आर द पर्सन हु अंडरटेक द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी एज पर द कंपनीज एक्ट 2030 under section 3, depending upon the number of promoters intending to form a company and other aspect, 3 types of company can be formed। तो एक तो नंबर ऑफ प्रोमोटर्स कितने, और कुछ और भी अदर पहलू भी है, कुछ अदर आस्पेक्ट भी है, उसके आधार पर तय होगा कि कंपनी ये 3 प्रकार की होगी। सो टाइप्स ऑफ कंपनी बेस्ड ऑन मिनिमम नंबर ऑफ प्रमोटर्स। तो पहली है पब्लिक कंपनी, जिसमें मिनिमम 7 पर्सन्स या 7 प्रमोटर्स की ज़रूरत रहेगी। प्राइवेट कंपनी, जिसमें मिनिमम 2 प्रमोटर्स या पर्सन्स की आवश्यकता होगी। और जो 1 पर्सन कंपनी होती है, ऑब्वियसली उसमें एक ही व्यक्ति या एक ही प्रवर्तक होता है। सो बेस्ड ऑन द कैपिटल स्ट्रक्चर ए कंपनी में बी रजिस्टर्ड एज, ओके, अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत कैपिटल स्ट्रक्चर आपका जो रहेगा, वो उसके आधार पर या तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर रहेगी, या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी रहेगी। ये कंसेप्ट मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, देखिए कि इन दिस कंपनी कैपिटल इज कलेक्टेड बाय इशूइंग शेयर्स एंड द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड
to the extent of unpaid part of face value of share bought by them। किसी भी शेयर होल्डर के द्वारा जितने शेयर खरीदे गए हैं, उन खरीदे गए शेयर की जो फेस वैल्यू है, जो उसका जो अंकित मूल्य है, उस फेस वैल्यू के ऊपर जितनी रकम उसने अब तक नहीं दी है, अनपेड है, केवल उतनी ही रकम देने की उसकी जवाबदारी होती है। मान लीजिए किसी कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है और अभी तक शेयर होल्डर कंपनी को मान लीजिए 7 रुपये पेड कर चुका है और अभी 3 रुपीज़ जो है वो अनपेड है, तो शेयर होल्डर कंपनी को सिर्फ 3 रुपये और देगा। उसकी लाइबिलिटी, उसकी जवाबदेही केवल वहाँ तक मर्यादित है। कंपनी के ऊपर कल कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस आए, कंपनी शेयर होल्डर से उस 3 रुपये से ज़्यादा रिकवर नहीं कर सकती। अब मान लीजिए आपने कंपनी के 1 लाख शेयर खरीदे हैं, तो 3 इंटू 1 लाख 3 लाख रुपीज़ हो गया। मान लीजिए आपने 1000 शेयर खरीदे हैं, तो 3 इंटू 1000 3000 हो गया। तो उतनी ही रकम आपको कंपनी को देनी पड़ेगी। इसको कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। सो ये जो लिमिटेड लाइबिलिटी का जो फीचर है, ये मैंने पहले भी काफ़ी बार इसको डिस्कस किया आप लोगों के साथ। उसके बाद जो बी है, दैट इज़ द कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इन दिस कंपनी its member have guaranteed to contribute a certain amount of money either to the asset of the company at the time of winding up or toward the cost of winding up of the company। So कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी वो कंपनी होती है जिसमें कि जो प्रमोटर्स होते हैं या जो शेयर होल्डर्स होते हैं, वो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के वक्त गारंटी देते हैं कि आगे चल के कंपनी का जब वाइंडिंग अप होगा, जब कंपनी क्लोज होगी, तो वो अपने तरफ से कितनी अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे। क्योंकि जब कंपनी वाइंडिंग अप होगी तो हो सकता है आपको क्रेडिटर्स को, आउटसाइडर्स को पेमेंट करने हो, आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स का पेमेंट करना हो, और कुछ टैक्स ड्यूज़ होंगे वो पेमेंट करने हो। तो उस वक्त अगर कोई राशि, कोई अमाउंट, इफ़ एनी अमाउंट फॉल शॉर्ट्स, कोई रकम कम पड़ती है, तो फिर जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो प्रमोटर्स होते हैं, वो कंपनी को एक अमाउंट देते हैं जो उन्होंने शुरुआत में ही जिसकी गारंटी दी थी कि हम इतनी रकम वाइंडिंग अप के वक्त देंगे। सो ऐसी कंपनी को आप कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी कहते हो। उसके बाद जो सी टाइप है वो अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है। सो इन दिस कंपनी the liability of its member is unlimited. That is, the member are liable to the whole amount of company's debt and liability। ये वो प्रकार कंपनी का है जिसमें कि कल चल के अगर क्रेडिटर्स को, आउटसाइडर्स को पेमेंट देते समय अगर कंपनी की एसेट कम पड़ रही है, तो फिर शेयर होल्डर्स को अब कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा रकम अपने घर से लानी पड़ेगी कहने का मतलब, और वो रकम कंट्रीब्यूट करनी पड़ेगी अपने शेयर्स के प्रपोर्शन के हिसाब से, अनुपात में, उस रेशो में उनको कंट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। और लेकिन बाहर के जो आउटसाइडर्स हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, उनका पेमेंट करना पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए कि मान लीजिए कंपनी की जो एसेट है उसकी कीमत 10 करोड़ है, लेकिन कंपनी की लायबिलिटी जो है वो 12 करोड़ की है। तो 10 करोड़ की एसेट सेल करके आप 10 करोड़ रुपए के वैल्यू के क्रेडिटर्स का तो पेमेंट कर दोगे, लेकिन जो 2 करोड़ रुपए कम पड़ेगा तो शेयर होल्डर्स को वो रकम अपने पुराने जितने उसने शेयर होल्ड किए थे उस अनुपात में, उस प्रपोर्शन में, उतनी रकम उसको अपने घर से लानी होगी, एडिशनल देनी होगी कंपनी को, ताकि कंपनी आउटसाइडर्स का पेमेंट जो है वो कर सके। तो ऐसी कंपनी को आप अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी कहते हो। उसके बाद जो 3.1 है वो है आपका स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। तो कंपनी की फॉर्मेशन की जो स्टेजेस हैं वो 3 स्टेजेस से होके कंपनी का फॉर्मेशन होता है। सो फॉलोइंग आर द स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। पहले फेज को कहते हैं प्रमोशन। सेकंड जो बी है दैट इज द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी, और सी है commencement of business। So the Companies Act 2013
सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 हैज स्टेटेड द फॉलोइंग कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। सो कुछ कंडीशंस दी गई है कंपनीज एक्ट में कंपनी के स्थापना से संबंधित कि किस उद्देश्य के लिए कंपनी की स्थापना जो है वो की जाती है। तो कुछ नियम दिए हैं। तो पहला है कि कंपनी शैल बी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पस। कोई भी लॉफुल पर्पस के लिए आप कंपनी की स्थापना कर सकते हो। ऐसा कोई उद्देश्य, ऐसी कोई बात जिसको कानून रोकता हो, प्रोहिबिट करता हो, ऐसे बात के लिए, ऐसे काम के लिए, ऐसे उद्देश्य के लिए आप कंपनी की स्थापना नहीं कर सकते जो अनलॉफुल हो, जिसके लिए कानून आपको फॉरबिड करता हो। ओके, सो कोई नशीले पदार्थ का काम हो गया या फिर किसी भी प्रकार की आतंकवादी गतिविधियां हो गया या क्रिमिनल एक्टिविटी हो गया, जहाँ पर कि किसी कानून का उल्लंघन हो रहा है, वायोलेशन हो रहा है, ऐसे कार्य के लिए आप किसी कंपनी की स्थापना नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 2 है कि मिनिमम 7 प्रमोटर नीडेड फॉर पब्लिक कंपनी, मिनिमम 2 प्रमोटर्स फॉर प्राइवेट कंपनी एंड 1 प्रमोटर फॉर 1 पर्सन कंपनी। देन पॉइंट नंबर 3 जो है वो ऑल द प्रमोटर मस्ट सब्सक्राइब देयर नेम टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सबसे महत्वपूर्ण, प्राइम, इम्पॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंट है जो कंपनी की स्थापना के लिए, फॉर्मेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो जो भी प्रमोटर्स होते हैं, प्रवर्तक होते हैं, उन प्रमोटर्स को इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अपना नाम और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी होती है, जिसके बारे में डिटेल हम आगे के चैप्टर्स में भी देखेंगे। और देन पॉइंट नंबर जो 4 है, दैट इज द प्रमोटर मस्ट कंप्लाई with all the provision of Companies Act 2013 with respect to incorporation of a company। कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से संबंधित जितने भी प्रावधान, प्रोविजन कंपनीज एक्ट 2013 में दिए हैं, उन सभी को कंप्लाई करना, मतलब उनका पालन करना प्रमोटर्स के लिए ज़रूरी होता है। तो ये कुछ शर्तें थी, कंडीशंस थी जो कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 में कंपनी के रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड दी है। उसके बाद में लेट अस लर्न अबाउट द डिफरेंट स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। तो पहली जो स्टेज है वो है प्रमोशन। तो प्रमोशन की स्टेज को थोड़ा सा देखेंगे और प्रमोटर्स का जो मीनिंग है वो क्या होता है वो भी हम लोग देखेंगे।